हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैंने डाल दिए। आई होप यू आप लोगों ने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो पेपर हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 2 को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 0.24 ऑफ 1.44। तो देखिए ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही होता है, तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन 0.24 मल्टीप्लाई 1.44। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिसिमल है वो ऊपर में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद है, और नीचे में भी राइट साइड से 2 डिजिट के बाद है। तो जब दोनों तरफ 2-2 डिजिट है राइट साइड से, तो मैं कह सकता हूँ कि डिसिमल जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधा 24 का 6 बार में हो जाता है 144। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 कोट स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी एंगल्स आपको दे रखे हैं वो सारे नॉन एंगल्स हैं, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इनकी वैल्यू डाल के इनको सोल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के केस में 0, 30, 45, 60 और 90, ये जो 5 एंगल है ये ऐसे एंगल है जिन पे आपको छहों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, क्योंकि किसी पे भी सवाल आ सकता है। तो देखिए साइन 30 की बात करूं तो वो होता है हाफ के बराबर, तो हाफ का स्क्वायर। कोट 60 की मैं बात करूं तो वो होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। और टेन 45 की बात करूं तो वो होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया अपना हाफ का स्क्वायर हो गया 1/4, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 0 के बराबर। In a mixture of liquid, 1/5 part is acid, 3/5 part is alcohol, and the remaining part is water. If the total quantity of the mixture is 20 liters, then how much water does the mixture contain? तो यहाँ पे अपन को एक मिक्सचर है लिक्विड का, उसमें एसिड है 1/5, एल्कोहल है 3/5, और बाकी जो बचा वो वाटर है। बोला जा रहा है कि अगर मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी 20 लीटर के बराबर है तो उसमें पानी कितना है, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर से एक आसान सवाल है। अगर मैं बात करूं एसिड की, तो एसिड 1/5 पार्ट है, 20 लीटर में से 1/5, तो 1/5 और 20 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लीटर। और एल्कोहल की अपन बात करें तो वो है 3/5 पार्ट, किसका, 20 लीटर का। तो 20 लीटर का अगर आप 3/5 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 12। तो बाकी जो बचेगा वो वाटर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप, एसिड हो गया 4 लीटर, एल्कोहल हो गया 12 लीटर, तो मिला के कितना हो गया, 4 + 12 16, और टोटल मिक्सचर 20 लीटर का है। तो मैं बोल सकता हूँ 20 - 16 दैट इज इक्वल टू 4 लीटर हो गया अपना वाटर, ऑप्शन नंबर 3। In a circle with a radius of 10 cm, XY and PQ are two parallel chords 12 cm and 16 cm in length respectively. The two chords are situated on the opposite side of the center. The distance between the chords. तो चलिए यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं। सबसे पहले तो इस सर्किल में अपन को दो कोड दे रखी है, और जो दोनों कोड है वो सेंटर के अपोजिट साइड पे। जैसे ये अगर सेंटर है तो एक कोड यहाँ पे है, लेट्स से XY, और दूसरी कोड यहाँ पे है, इसको बोल देते हैं PQ। दोनों कोड की लेंथ अपन को दे दी, XY है 12 सेंटीमीटर और PQ है 16 सेंटीमीटर। साथ ही साथ रेडियस भी अपन को दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अपन से इन दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जब कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा जाता है तो उस केस में अपन हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूं जो कि इन दोनों कोड को मिला के बनाई जा रही है। तो ये जो लाइन होगी ये परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। तो इसकी लेंथ अपन से पूछी जा रही है। तो चलिए इसको भी ज्वाइन कर देते हैं अपन। अब देखिए ये भी रेडियस है, बिकॉज ये सेंटर है आपके पास, इसको आप ओ नाम दे दीजिए। तो ये भी हमेशा 10 ही रहेगी, बिकॉज रेडियस सारी बराबर होती। इसको अगर जैसे मैं कुछ नाम दे दूं ए और इसको बी, तो यहाँ पे आप देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन रहे हैं। एक तो बन रहा है ट्राइंगल ओ ए वाई, और एक बन रहा है आपके पास ट्राइंगल ओ बी। तो अगर ए बी की वैल्यू मेरे को निकालनी है तो उसके लिए मैं अगर ए ओ और ओ बी इन दोनों की वैल्यू निकाल दूं तो उसको ऐड करके मेरे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल में कि जब कभी भी सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो ओ ए है ये आपका एज ए परपेंडिकुलर काम करेगा इस कोड के लिए, तो ये इस कोड को बाइसेक्ट कर देगा।
तो पूरी लेंथ अगर 12 है तो ये ए वाई कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सेम तरीके से ये ओबी भी जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा पी क्यू पे, तो वो बाइसेक्ट करेगा, तो बी क्यू कितना हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी अपन लगा सकते हैं, और उससे भी अच्छा अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको कुछ याद आ रही हो इन बाकी दो साइड से तो सबसे बढ़िया चीज है। तो एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है 6, 8, 10। यहाँ पे आप देखिए 6, 8, 10 में अपन हमेशा राइट जो हाइपोटेनियस साइड है उसको 10 लेके चलते हैं, और दोनों ही ट्राइंगल में हाइपोटेनियस साइड आपको 10, 10 दे रखी है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो तीसरी साइड बची वो 6 और 10 के अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा दैट इज कितना, 8। सेम तरीके से यहाँ पर 8 और 10 के अलावा जो बचेगा वो हो जाएगा दैट इज 6। तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, दिस इज इक्वल टू 8 + 6 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4। इफ 3 cos थीटा इक्वल टू √3 देन द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा डॉट टेन थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए cos थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो √3/3, तो ये अपने पास आ जाएगा 1/√3। और अगर मैं बात करूं कोसेक थीटा डॉट टेन थीटा, तो कोसेक थीटा अपने पास होता है 1/sin थीटा के बराबर, और टेन थीटा होता है sin थीटा बाय कोस थीटा के बराबर। तो यहां पे आप देखिए sin थीटा से sin थीटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 1/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/1/√3 दैट इज इक्वल टू √3। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 250 to 1000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6 एंड 7। तो 250 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर 5, 6 और 7 तीनों से डिवाइड होंगे। तो जब यहाँ पे इन तीनों से कोई नंबर डिवाइड होगा तो फिर इनके एलसीएम से भी वो नंबर डिवाइड होगा। 5, 6 और 7 का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखिए 5, 6, 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं इनका एलसीएम इक्वल टू इन तीनों नंबरों का मल्टीपल ही हो जाएगा, दैट इज 5 × 6 × 7, तो कितना हो गया 5, 6 के 30, 30 7 210, तो एलसीएम आ गया 210। इसका मतलब अगर कोई नंबर 5, 6, 7 से डिवाइड होगा तो फिर उसको 210 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब 250 से लेके 1000 के बीच में आसानी से अपन निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर 210 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि एक तो 210 है, फिर उसके बाद अपना आता है 420, फिर उसके बाद आता है अपना 630, फिर उसके बाद आता है अपना 840, और उसके बाद आता है अपना 1050। लेकिन यहाँ पे अपन से 200 से 250 से 1000 के बीच में पूछ रहे हैं, तो केवल ये 3 नंबर ही है जो 250 से 1000 के बीच में आते हैं, तो मैं बोल सकता हूँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे 250 से 1000 के बीच में पूछा था, इसलिए अपन ने बड़ी आसानी से हर नंबर को लिख के निकाल लिया। लेकिन यही 250 से 1 लाख के बीच में पूछता तो फिर क्या ऐसे करते, क्या फिर ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे अभी देखिए आपने किया आपने 250 को 210 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन आया आपके पास 1050 नहीं 1000, क्योंकि 1000 तक निकालना है ना, तो 1000 को आपने 210 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आया आपके पास 4। तो अब आप क्या कीजिए, अगर आपको 250 से 1000 के बीच में निकालना है तो 4 में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट इज 3। सेम तरीके से अगर आपसे 250 से 1 लाख के बीच में पूछा होता तो फिर आप क्या करते, सेम तरीका लगाते, यहाँ पे 1000 की जगह 1 लाख कर देते। अब 1 लाख को आप 210 से डिवाइड करते हैं, तो 1 लाख को 210 से डिवाइड करने पे जो भी आता, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ तो सबसे पहले 210 का 4 बार में चला जाएगा अपना 840, कितना बच गया 160, 160 का मतलब 1600, 1600 के हिसाब से 7 बार में हो जाएगा, है ना, 7 बार में कितना हो जाएगा, 7 बार में हो जाएगा 1470, तो आपका बच गया 130, 130 के हिसाब से 1300, और 1300 का ये 6 बार में हो जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 476। तो अगर आपको 250 से 1 लाख के बीच में निकालना है तो आप क्या करेंगे, 476 - 1 दैट इज इक्वल टू 475। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 10 लीटर्स ऑफ ए सॉल्यूशन 2 लीटर्स ऑफ वाटर एवेपोरेटेड। देखिए 10 लीटर सॉल्यूशन में से 2 लीटर पानी निकल गया, और जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसमें 6% साल्ट है। तो अपन से पूछा जा रहा है कि साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं 10 लीटर में से 2 लीटर पानी निकल गया, तो अब कितना लीटर सॉल्यूशन बचा, तो वो 8 लीटर सॉल्यूशन बचा, और इस 8 लीटर में 6% साल्ट है। तो अगर मैं 8 लीटर का 6% निकालूं तो वो कितना आ जाएगा, 6% ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 8 6 48 मतलब 0.48। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 0.48 लीटर है वो अपना साल्ट है। तो ये 0.48 10 लीटर का कितना परसेंट हो जाएगा, ये अपन से पूछा जा रहा है।
तो 0.48 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100%, एक जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 4.8%। दैट मीन्स कि पूरे सॉल्यूशन में अगर मैं साल्ट का बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 4.8%। A sum of 5000 is invested at 10% simple interest per annum. In how many years will the amount of interest become 1500? देखिए 5000 को अपन ने इन्वेस्ट किया 10% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अपन से पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में जो इंटरेस्ट है वो 1500 रुपए बन जाएगा। तो एक बड़ा सा ही आसान सा सवाल है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पे 1500 और प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम को आप टी मान लीजिए डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, 50 से ये 30 बार में और 10 से ये 3 बार में, तो टाइम कितना लगेगा 3 साल, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए ये वैसे तो बहुत आसान सवाल था, आप इसको बिना उसके भी कर सकते थे। जैसे अगर मैं बात करूं 5000 पे 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको एक साल में, तो 5000 का 10% दैट इज 500 रुपए, और 500 रुपए को 1500 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा, 500 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 1500, मतलब 3 साल। तो बहुत आसान सवाल था, बिना आप लिखे भी कर सकते थे। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 15 hours, 12 hours and 18 hours respectively. If both pipe A and C are opened simultaneously into the empty tank, then the time taken to fill the tank will be. तो अब आप यहाँ पे देखिए, वैसे तो 3 पाइप है A, B और C, ये तीनों 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि अगर 2 पाइप A और C को एक साथ खोला जाता है तो फिर एम्प्टी टैंक कितनी देर में भर जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कहीं भी B का कोई रोल ही नहीं है। अगर B का रोल ही नहीं है तो फिर उसको अपन मान के ही नहीं चलेंगे, अपन सिर्फ 2 पाइप ही लेंगे, A जो कि 15 घंटे में टैंक को भरता है और C जो कि 18 घंटे में टैंक को भरता है। अब जब कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अपन क्या करते हैं, इनका निकाल लेते हैं एलसीएम, ताकि टैंक की टोटल कैपेसिटी को कुछ माना जा सके। तो 15 और 18 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 90 के बराबर, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि जो टैंक है वो 90 लीटर का है। अब ए 15 घंटे में पूरा टैंक भर देता है, तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, 90/15 दैट इज इक्वल टू 6 लीटर। और सेम तरीके से सी अगर 18 घंटे में भर देता है तो हर घंटे कितना पानी डालेगा, 90/18 दैट इज 5 लीटर। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। बराबर ये कितना काम करेंगे, यही इनकी एफिशिएंसी होती है। अब बोला जा रहा है कि पूरा टैंक इन दोनों के द्वारा कितनी देर में भर दिया जाएगा, तो हर घंटे ये कितना पानी डालेंगे, 6 + 5 11 लीटर, और जो टैंक है वो 90 लीटर का है, तो मैं बोल सकता हूँ कितना टाइम लगेगा, 90/11। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 11 का 8 बार में 88 दैट इज 8 2/11, तो टोटल 8 2/11 घंटे लगेंगे। यहाँ पे कहीं भी बी का कोई रोल नहीं था तो उसको अपन ने नहीं इंक्लूड किया, जब उसकी जरूरत ही नहीं है तो फालतू क्यों उसको ले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर लूजेस 10% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹360 टू गेन 30%, व्हाट शुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए एक शॉपकीपर जो है वो अपने आर्टिकल को अगर 360 रुपए में बेचता है तो उसको 10% का नुकसान होता है। तो पूछा जा रहा है कि 30% का मुनाफा कमाने के लिए आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो अपन को ये सेलिंग प्राइस दे रखी है, जिसको अपन SP1 मान लेते हैं 360 रुपए, ये 10% नुकसान के बाद आई है। तो कॉस्ट प्राइस को अपन हमेशा 100% मानते हैं। अगर आप 100% पे 10% का नुकसान करेंगे तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी 90%। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो 90% की वैल्यू है और अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100, तो 90 का हो गया 4 बार में, और 4 × 100 400, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपने पास 400 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस हमेशा सेम रहता है, ये नहीं बदलेगा। सेलिंग प्राइस तो आप जितना परसेंट का मुनाफा कमाएंगे या जितना परसेंट का लॉस कमाएंगे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस तो बराबर रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर 30% का मुझे मुनाफा कमाना है 400 पे, तो कितने पे बेचना पड़ेगा। फिर से मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट प्राइस 100%, 30% का मुनाफा मतलब 100 + 30 दैट इज 130%, तो 400 का 130%। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट, और 130 × 4 हो गया 520 रुपए। इसका मतलब 520 रुपए पे आपको बेचना पड़ेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 10290 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग द 3 नंबर। देखिए तीनों नंबरों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है और नंबर जो है वो रेशियो में है। मैं मान लेता हूं कि नंबर्स 3x 5x और 2x है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
5 3 15, 15 दूनी 30, एक्स क्यूब, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। दिस इज इक्वल टू 10290। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो कैंसिल आउट होए उसको तो आप कैंसिल आउट कर ही दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 का 3 बार में 9, 4 बार में 12 और 3 बार में, तो एक्स क्यूब आ गया 343। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एक्स की वैल्यू हो जाएगी 7, बिकॉज 7 का क्यूब होता है 343। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा, क्योंकि एक्स तो सब में बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं ग्रेटेस्ट कौन होगा, जिसका कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 5x। तो अपन से पूछा जा रहा है 5x, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 35। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 35। A cylindrical tank has a capacity of 6160 meter cube. If the diameter of the base of the tank is 28 meter, then the depth of the tank. देखिए एक सिलेंड्रिकल टैंक कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको यहाँ पे दे रखा है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो दिस इज इक्वल टू 6160। साथ ही साथ जो उसका बेस है उसका डायमीटर आपको दे दिया, तो डायमीटर अगर दे दिया तो मैं रेडियस यहां से निकाल सकता हूं। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, दैट इज इक्वल टू 28/2 करेंगे तो 14 मीटर। हाइट आपसे पूछ रहा है, डेप्थ का मतलब हाइट, तो पाई को आप ले लीजिए 22/7, रेडियस है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14, और हाइट को हाइट रहने देते हैं क्योंकि वही अपन को निकालना है। दिस इज इक्वल टू 6160। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो सबसे पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 का जैसे 2 बार में अपना चला जाएगा, फिर वैसे तो 22 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, 22 से देखिए कितने में होगा ये, 22 का 2 बार में तो हो गया 44, तो कितना हो गया 17, 17 के हिसाब से 176, 176 के हिसाब से 8 बार में और 0, फिर 14 दूनी 28 और 28 का ये 10 बार में, तो हाइट आ गई अपने पास 10 के बराबर, दैट इज 10 मीटर। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को बतानी है, और यहाँ पे सिर्फ 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिस पे अपन को वैल्यू पता है, बाकी 27 63 इन पे वैल्यू अपन को नहीं पता। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 27 और 63 इनका जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जब कभी भी ऐसे एंगल्स दे रखे हो जिनका सम 90 डिग्री हो तो फिर अपन को खुश हो जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अपन कुछ आइडेंटिटी जानते हैं। अपन जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साथ ही साथ साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, बिकॉज कोसेक हो जाता है 1/sin और सेक हो जाता है 1/cos। तो जब आप यहाँ पे इनको 1/ करेंगे तो वो आपके पास कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बन जाएगा, और जब आप यहाँ पे 1/cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा करेंगे तो वो सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये जो साइन 27 है इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये जो कोस 63 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको भी मैं साइन 27 लिख सकता हूँ। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोस 63 को मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस 27, तो कोस 90 माइनस 27 इक्वल टू साइन 27 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर 27 माइनस सेक 27 को ऐसे रहने दीजिए, और ये जो कोसेक 63 है इसको फिर से अपन लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 27 और कोसेक 90 माइनस 27 इक्वल टू सेक 27, तो ये भी अपना सेक 27 बन गया, डिवाइड बाय 10 45 1 के बराबर होता है तो 1 का स्क्वायर दैट इज आल्सो 1। अब आप यहाँ पे देखिए ये बन गया ऊपर साइन स्क्वायर 27, नीचे में बन गया कोस स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 27 माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर 27। तो एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -1। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। A mixture contains acid and alcohol in the ratio of 3:2. On adding 10 liters alcohol to this mixture, the ratio of acid to alcohol becomes 3:5. The quantity of acid in the original mixture was. देखिए एक मिक्सचर में एसिड और एल्कोहल है और उनका रेशियो अपन को दे दिया 3:2 का, तो 10 लीटर एल्कोहल डालने पे एसिड और एल्कोहल का जो मिक्सचर है वो 3:5 का बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए एल्कोहल मिक्स किया है, एसिड को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की गई, एसिड पहले जितना था अभी भी उतना ही है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेशियो का यूनिट है उसमें भी एसिड बराबर रहना चाहिए। तो पहले भी एसिड 3 यूनिट था, अभी भी एसिड 3 यूनिट है, तो कोई चेंज नहीं है,
तो 2 से 5 में जब एल्कोहल हुआ मतलब 3 यूनिट का जो एड हुआ वो किस वजह से हुआ, क्योंकि 10 लीटर एल्कोहल मिलाया गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर के बराबर। तो अब अपन से पूछ रहा है कि एसिड की क्वांटिटी कितनी है ओरिजिनल मिक्सचर में। तो एसिड तो पहले जितना था अभी भी उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा एसिड पे। तो पहले भी एसिड 3 यूनिट था और अभी भी एसिड 3 यूनिट है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 3 यूनिट 10 लीटर के बराबर है तो फिर जो 3 यूनिट एसिड है वो कितने के बराबर होगा, तो वो भी 10 लीटर के बराबर ही होगा, बिकॉज 3 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है। तो आंसर क्वांटिटी ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, 10 लीटर। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग अनग्रुप डेटा। तो यहाँ पे आप देखिए मीडियन आपको निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं। तो यहाँ पे अपन असेंडिंग में जमा लेते हैं। तो 12, 15, 16, 26, 36 और 42। अब यहाँ पे अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया और जो सबसे बीच का नंबर होगा वही अपना मीडियन बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए टोटल 6 नंबर है। तो जब इवन नंबर होते हैं तो इवन नंबर के केस में बीच के 2 नंबर का एवरेज अपना ओवरऑल बीच का नंबर बनता है, दैट इज 16 और 26 का एवरेज। तो यहाँ पे अपन क्या करना पड़ेगा, 16 और 26 का एवरेज लेना पड़ेगा। तो 16 प्लस 26 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे अगर ये 6 की जगह 5 नंबर होते तो फिर जो तीसरा वाला नंबर था वो अपना मीडियन बन जाता। लेकिन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नंबर जो है वो इवन है, दैट्स वाई बीच के जो 2 नंबर होंगे उनका एवरेज अपना मीडियन बनेगा। द वैल्यू ऑफ दिस, चलिए इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास के सवाल में अपन सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ये तीनों आपस में इंडिपेंडेंट ब्रैकेट है, मतलब ये किसी और के अंदर नहीं है। तो इन तीनों को आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो 200 डिवाइडेड, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 5.23 प्लस 4.77, तो ये कितना हो गया, ये 10 के बराबर हो गया मल्टीप्लाई। अब आप देखिए 3/5 माइनस 2/10, इसको आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपके 10 के बराबर, 5 का 2 बार में 3 दूनी 6 माइनस 2 दैट इज 4/10। तो कितना हो गया 2/5। आप चाहे तो यहाँ पे ही निकाल सकते थे, ये 2 से 1 बार में और 2 से 5 बार में हो जाता तो डायरेक्ट आ जाता, कोई बात नहीं। चलिए तो ये 2/5 प्लस 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 3 तरह के सिंबल आपको देख रहे हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है, तो बोर्ड मास में लेफ्ट टू राइट चलने पे जो सबसे पहले आता है उसी को अपन पहले प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई और एडिशन से पहले आ रहा है, तो पहले इसको प्राथमिकता देनी है, मतलब पहले 200 डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा। तो 200 को 10 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये बन गया 20 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस में पहले मल्टीप्लाई बाद में एडिशन है। तो 5 का 4 बार में और 4 दूनी 8, तो 8 प्लस 3 इक्वल टू 11। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 144, 108 एंड 72 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो अपन को ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है जो 144, 108 और 72 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे। तो यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना, ऑप्शन से आप डायरेक्ट चेक कर लीजिए। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 72 जो है वो 144 से तो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं ना। उस केस में तो पूरा 72 ही आपका रिमाइंडर बच जाएगा, क्योंकि डिवाइड करते वक्त न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर से तो फिर आपका न्यूमरेटर ही रिमाइंडर बन जाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब बाकी 3 ऑप्शन बचे, लेकिन इसमें बोल रहा है लिस्ट नंबर। तो सबसे छोटे से अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा है 429। तो अगर मैं बात करूं 429 की, तो क्या ये 144, 108 और 72 से डिवाइड होने पे 3 रिमाइंडर देगा क्या, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 429 को 72 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 72 का कितनी बार में चला जाएगा, तो देखिए आपका लगभग 6 बार में जाएगा। 6 बार में कितना होता है, 70 का 6 बार में हो जाता है 420, और 2 का 6 बार में हो जाता है 12, तो 72 का 6 बार में हो जाता है आपका 432। तो यहां पे आप देखिए रिमाइंडर तो नहीं दिया इसने, और भी इसने तो रिमाइंडर आपको दे दिया 72 माइनस 3 दैट इज 59, क्योंकि 3 रिमाइंडर देने के लिए इसको कितना होता, जो 432 है वो पूरी तरीके से 72 से डिवाइड होता। इसमें मैं जब 3 जोड़ूंगा तब जाके मुझे 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो 435 को जब मैं 72 से डिवाइड करूंगा तब मुझे 3 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता।
तो एकमात्र मैं बोल सकता हूं आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिकॉज 432 जो है वो पूरी तरीके से 72 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर इसमें भी रिमाइंडर अपन को 0 मिलेगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी। तो यहां पे आप देखिए बोर्ड मास का सवाल है, चलिए बोर्ड मास को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड मास क्या बोलते हैं कि भैया पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो यहां पे दो ब्रैकेट है, एक तो ये और एक ये, दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में, तो चलिए दोनों को साथ में सोल्व कर देते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट में आपको दो तरह के सिंबल दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है ऑफ और एक दिख रहा है माइनस। तो पहले किसको करोगे? तो यहाँ पे आप देखिए अगर बोर्ड मास में जब आप ब्रैकेट बी के बाद जाते हो तो ओ आता है, और ओ का मतलब ही ऑफ होता है। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर ब्रैकेट में किसी की है तो वो है ऑफ। तो सबसे पहले अपन को ऑफ करना है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना ही होता है, लेकिन अगर आपको एक जगह ऑफ लिख के दे रखा है और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन बना के दे रखा है, तो पहले आपको ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 1/5। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट, 2/5 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। अब सेम तरीके से यहाँ पे ये दूसरा वाला जो अपना ब्रैकेट है इसमें है डिवाइड, तो डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो जब डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो पीछे वाला नंबर है उसका हो जाता है रेसिप्रोकल। 4/5 का रेसिप्रोकल करोगे तो 5/4, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार, तो ये आ गया 3/2। तो 11/5 माइनस 1/5 प्लस 3/2। अब प्लस और माइनस में अपन इस तरीके से नहीं करते कि भैया एडिशन पहले लिखा हुआ है तो पहले एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन बाद में लिखा हुआ है तो बाद में करेंगे, ऐसा गेम नहीं चलता। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले किया जाता है। जैसे लेफ्ट टू राइट चलने पे यहाँ पे जो पहले आ रहा है उसको पहले कर दीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि माइनस साइन कुछ है ही नहीं, माइनस साइन का मतलब है एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो मैं इसको लिख सकता हूं प्लस ऑफ -1/5 प्लस 3/2। तो इस तरीके से भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप देखिए आप एलसीएम ले लीजिए, 5 और 2 का एलसीएम 10, तो 5 से 2 बार में तो 11 दूनी 22, फिर 5 से 2 बार में तो ये -2 आ जाएगा आपके पास, और 2 का 5 बार में तो 5 थी 15। तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चलने पे जो पहले आए उसको पहले करिए। 22 में से 2 गया तो 20, 20 प्लस 15 कितना हो गया? 35, और 35/10, तो 5 से आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7/2। तो आंसर हो गया अपने पास ऑप्शन नंबर 1। यहां पर भी अगर आप लेफ्ट टू राइट चलने पे 11/5 माइनस 1/5 करते हैं तो 10/5, 10/5 प्लस 3/2 करते हैं तो 7/2 ही आता। The area of a rectangle is 300 centimeter square and the length of its diagonal is 25 centimeter. Then the perimeter of the rectangle. तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया अपन मानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, दिस इज इक्वल टू 300, और जो डायगोनल है उसकी लेंथ को अपन मान लेते हैं स्क्वायर रूट में l² प्लस b², ये होता है फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू 25। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर करूं तो l² प्लस b² इक्वल टू 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो अब अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यूज पता हो जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ करने पे 300 आ जाए और उनके स्क्वायर का सम करने पे 625 आ जाए तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा, तो फिर आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कि अगर मैं लेंथ को 15 और ब्रेथ को 20 मानूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 300 आता है, 15 दूनी 30 और 1 0 300, और 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर अगर आप करते हैं तो वो इक्वल टू 25 का स्क्वायर मतलब 625 हो जाता है। ये एक ट्रिपलेट भी होती है 15 20 25, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए मैं कह सकता हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 300 और स्क्वायर का सम करने पे 625। तो उस हिसाब से अपन मान सकते हैं कि लेंथ 15 और ब्रेथ 20। अब पेरीमीटर पूछ रहे हैं, पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 15 प्लस 20, तो दैट इज इक्वल टू 35 दूनी 70, ऑप्शन नंबर 2। अब यहां पे अगर अपन नहीं सोच पाते तो फिर कैसे करते? तो फिर अपन को कोई और तरीका नहीं था, L इक्वल टू आप लिखते 300/b, और फिर ये सेकंड वाली जो इक्वेशन है l² प्लस b² इक्वल टू 625, इसमें L की जगह डालना पड़ता 300/b, तो फिर एक बाई क्वाड्रेटिक बन जाती है आपके पास, उसके रूट्स निकालने पड़ते, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता। तो इस वजह से यहाँ पे अगर अपन डायरेक्ट वैल्यू सोच पाए तो बहुत अच्छी चीज है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 आपके पास स्क्वायर रूट है, चलिए तीनों की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तीनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, जब भी जाके अपन उनको ऐड कर पाएंगे, क्योंकि अपन पहले से तो ऐड कर नहीं सकते, स्क्वायर रूट के अंदर है वो तीनों अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर। तो अगर मैं बात करूं 72 × 18,
तो 72 मल्टीप्लाई 18 को क्या लिख सकते हैं अपन, 72 होता है 36 इंटू 2, और 18 में भी अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 हो जाएगा। तो 72 को लिखा 36 मल्टीप्लाई 2, और 2 इंटू 18 बन गया 36। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 36 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 36 के बराबर। दैट मीन्स कि ये जो पहला वाला अपने पास टर्म है ये तो बन गया 36। अब क्या मैं इन दोनों को सोल्व करूं क्या, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें 2 ऑप्शन तो 36 से छोटे हैं, तो वो तो वैसे ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो ऑब्वियस है कि जो भी वैल्यू आएगी वो 36 में प्लस होगी, तो 36 से बड़ी ही होगी, तो 36 के बराबर भी नहीं हो सकती। और तीसरा ऑप्शन आपको 36 ही दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो अब मैं बोल सकता हूँ एकमात्र ऑप्शन बचा 37, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 0.04 की, तो ये कितने के बराबर होता है, तो देखिए 0.04 आपका 0.2 के बराबर हो जाता है। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.4, और 0.64 जो है इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाता है 0.8। 0.8 का स्क्वायर 0.64, तो अगर आप ऐड करेंगे तो आगे आपके पास 37। If x plus 1 upon x equal to 12 and x square minus 1 upon x square equal to 50, then the value of this। तो यहाँ पे आप देखिए x plus 1 upon x दे रखा है और x square minus 1 upon x square दे रखा है। अपन से पूछ रहा है x की पावर 4 माइनस 1 upon x की पावर 4। तो इसको अपन डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो इसको अपन थोड़ा तोड़ लेते हैं। अपन जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां पे अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो दे रखा है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा, तो अपन इसको निकाल लेते हैं। इसको अपन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की सहायता से निकाल सकते हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पे पहुंचा जा सकता है, इसका कन्वर्जन फॉर्मूला होता है। अगर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे p कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, इसको आप 12 बोल सकते हैं। p कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 2 घटाएंगे तो 142। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 50 और ये 142, तो कितना हो गया अपने पास, तो देखिए 5 दूनी 10 की 0, एक कैरी चला गया, 5 को 20 और 1 21 की 1, 2 कैरी चला गया, दैट इज 7100। ऑप्शन नंबर 2। The LCM of two numbers is 156 and their SCF is 26. If the difference between the two numbers is also 26, then the sum of the numbers। देखिए दो नंबर का LCM दे रखा है और SCF दे रखा है, साथ ही साथ बोला गया है कि उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, तो नंबर्स का सम क्या होगा ये अपन से पूछा जा रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अपन जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई बाय SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई भी दो नंबर का LCM और SCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबरों के बराबर होता है। तो ए और बी नंबर मान लेते हैं, तो एलसीएम है 156 और एचसीएफ है 26, तो दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। साथ ही साथ डिफरेंस अपन को 26 है, तो मैं मान लूं कि ए माइनस बी इक्वल टू 26, तो ए और बी का जो अपना डिफरेंस है वो भी 26 के बराबर है। अपन से पूछा जा रहा है ए प्लस बी की वैल्यू। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं a मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई 26 को इस तरीके से जमा दूं कि उन दोनों का डिफरेंस करने पे 26 आ जाए, तो मुझे a और b मिल जाएगा। नहीं तो फिर मुझे बिना मतलब में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, जिसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता। तो यहां पे आप देखिए 156 जो होता है वो 26 मल्टीप्लाई बाई 6 होता है, तो ये आपके पास बन गया 26 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 26। ये 6 जो होता है ये होता है 2 इंटू 3, है ना, मल्टीप्लाई बाई 26। तो अब आप यहां पे बोलो कि भैया 26 इंटू 3, तो ये हो गया अपने पास a की वैल्यू, तो a हो जाएगा अपना 26 मल्टीप्लाई 3 और b हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 2। बिकॉज 26 मल्टीप्लाई बाई 3 और 26 मल्टीप्लाई बाई 2 का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो 26 के बराबर ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि a को अपन सीधा 26 मल्टीप्लाई बाई 3 और b को सीधा 26 मल्टीप्लाई बाई 2 मान सकते हैं। तो ये अपना कितना हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाई 5। तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 150 के बराबर, नहीं 150 नहीं 130 के बराबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। In the given figure, PO and OQ are the radius of the circumcircle of triangle APQ. If angle PAQ equal to 38, then angle PQO will be। देखिए यहाँ पे फिगर उनने पहले से बना के दे रखा है और बोला जा रहा है अपन से OP और OQ जो है वो रेडियस है सर्कम सर्किल
ट्राइंगल एपीक्यू की, जो ये सर्किल बना हुआ है इसकी रेडियस है, साथ में अपन को एंगल पीएक्यू दे रखा है, तो अपन से एंगल पीक्यूओ ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ट्राइंगल और मतलब जब सर्कम सर्किल बनाया जाता है तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पे ये जो पीओ क्यू है ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल पीए क्यू का डबल होगा। एंगल पीओ क्यू जो है वो डबल होता है एंगल पीए क्यू का। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल पीओ क्यू जो है वो 38 का डबल, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो गया 76 डिग्री के बराबर, 76 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं ट्राइंगल पीओ क्यू की, तो ट्राइंगल पीओ क्यू में ये जो पीओ और ओ क्यू ये रेडियस है, तो रेडियस है तो बराबर है, और जब ये बराबर है तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में अपन जानते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको भी आप क्वेश्चन मार्क ही बोल सकते हो, बिकॉज दोनों बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क प्लस 76 इक्वल टू कितना हो गया 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 180 में से अगर आप 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 104 के बराबर, और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 52 के बराबर। तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 3, 52 डिग्री। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस्ड ए पोल इन 1.5 मिनट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो देखिए ट्रेन की लेंथ आपसे पूछी जा रही है, इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू, लेंथ होती है एक तरीके से डिस्टेंस, ट्रेन की लेंथ को आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस बोल सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, तो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम कितना है 1.5 मिनट। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ट्रेन की लेंथ तो पूछ रहा है मीटर में, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दे रखा है मिनट में। तो किसी की भी जो वो है सेम नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट को सेम करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो बन गया मीटर पर सेकंड स्पीड, है ना, ये तो है स्पीड। तो अब अपन को डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है 1.5 मिनट, एक पोल को वो 1.5 मिनट में क्रॉस कर दे रही है, तो वो ही अपनी ट्रेन की लेंथ बन जाएगी। तो 1.5 मिनट को अपन क्या करते हैं सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ताकि सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाए और डिस्टेंस जो है वो मीटर में आ जाए। तो सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये बन गया सेकंड, ये हो गया टाइम। तो यहाँ पे देखिए सेकंड से सेकंड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा, उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपन 6 से 3 बार में, 6 से 20 बार में, सॉरी 6 से 10 बार में, और 3 से 20 बार में, तो ये कितना हो गया 10 इंटू 5 50, और 1.5 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू 2 3 और 30 हो जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 1500, दैट इज 1500 मीटर। तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई 1500 मीटर। इफ a plus b equal to 8 and a square plus b square equal to 12 then the value of a cube plus b cube। अब आप यहाँ पे देखिए अगर a और b की कुछ वैल्यू आप सोच पाए तो बहुत अच्छी चीज है, तब तो आपका बहुत ज्यादा समय बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं a प्लस बी इक्वल टू 8 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12, ये सोचना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू इंटीजर नहीं हो पाएगी। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं a और b को 4 4 भी डालूं तो 4 + 4 8 हो जाता है, लेकिन 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाता है, वो 32 के बराबर हो जाता है, और आना कितना चाहिए 12 आना चाहिए। इसका मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए तो ये सोच पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर अपन को काई में जाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, और फ्रैक्शन में सोच पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उतना अपन दिमाग नहीं लगाएंगे। तो अपन क्या करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालेंगे। तो देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल क्यूब -3ab a प्लस बी। तो यहां पे अपने पास a प्लस बी तो डायरेक्ट है, लेकिन ए बी नहीं है, तो ये ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो यहां पे आप देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 12, a प्लस बी 8, 8 का स्क्वायर 64 -2ab। तो यहां से 2ab इक्वल टू हो गया आपके पास 64 - 12 दैट इज इक्वल टू 52, और 2 से आप डिवाइड करेंगे तो ab इक्वल टू 26, तो ab आ गया 26। तो अब यहां पे आप डाल दीजिए सीधा, a प्लस बी कितना है 8, तो 8 का क्यूब -3 × 26 × 8,
तो अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो देखिए 8 का क्यूब तो होता है 512, ये तो अपन डायरेक्ट जानते हैं, माइनस 8 इंटू 3 हो गया 24, और 24 इंटू 26, तो 24 इंटू 26 को आप बोल सकते हो 25 स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 24 को इंटू 26 को अपन लिख सकते हैं 25 माइनस 1, और 26 को लिख सकते हैं 25 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर 625, 625 में से एक अगर आप घटाएंगे तो आ जाएगा 624, तो 512 माइनस 624 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 112, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ए नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 22.5% बिकम्स 217, द नंबर इज, एक नंबर को 22.5% डिक्रीज किया गया है और नंबर जो है वो 217 बन जाता है, तो नंबर स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है 420, अगर मैं 22 1/2% की बात करूं तो वो हो जाता है 22.5%, तो 22.5% जो है वो 25 से भी कम है, और 420 से 217, तो 420 से 217 अगर आप जाएंगे तो लगभग लगभग आपका 50% का डिक्रीज हो गया। 420 का 50% आप देखते हैं 210 होता है, तो 210 की जगह 217, मतलब लगभग लगभग आप 50% का डिक्रीज कर रहे हो, और यहां पे सिर्फ 22.5% का डिक्रीज हुआ है, तो ये तो आंसर ऐसे ही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चले 212, तो 212 से घट के 217 कैसे हो गया, ये तो बढ़ गया ना नंबर, तो वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। अगर नंबर 212 रहा होगा तो फिर आप जब उस पर 22 1/2% का डिक्रीज करोगे तो नंबर 212 से छोटा होगा ना कि बड़ा, लेकिन 217 जो है वो तो 212 से बड़ा हो जाता है। अब मैं बात करूं अगर थर्ड ऑप्शन की, तो यहां पे आप देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, 22.5% को आप 25% के बराबर मान सकते हो, लगभग लगभग, है ना, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 280 का अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा, तो 280 में से अगर मैं 70 घटाऊंगा तो मेरे पास 210 आएगा। तो अब आप यहां पे देखिए ये 22.5% था, अपन ने 25% सोच के निकाला था, तो 25% अगर 70 आया तो 22.5% जो है वो 70 से थोड़ा छोटा आएगा, तो 280 में से अगर 70 घटाने पे 210 आ रहा था, तो 70 से जब थोड़ा छोटा घटाऊंगा तो वो 210 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, और ये जो नंबर 217 है ये 210 से थोड़ा ही बड़ा है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो अपना आंसर है वो 280 हो जाएगा। 315 चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 315 पे ऑब्वियस है, जब अपन 22.5% घटाएंगे तो वो 217 से काफी ज्यादा ही आएगा। तो देखिए ये तो एक ऑप्शन से तरीका हुआ, और नहीं तो अपन क्या तरीका निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं मान लूं कि नंबर जो है वो 100% है, तो 22.5% का डिक्रीज क्या है, 100 का 22.5% 22.5 ही होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 माइनस 22% इक्वल टू हो गया 217, और अपन से नंबर पूछ रहा है, नंबर को अपन ने कितना माना, 100% के बराबर माना, तो अपन से एक तरीके से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100 में से अगर आप 22.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 100 में से 22 घटाते हैं तो 78, और 0.5 और घटाएंगे तो 77.5, तो 77.5% की वैल्यू हो गई 217। अब 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ये अपन को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा पूरा तो अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हो आप यहाँ पे चाहो तो, जैसे 77 का कितनी बार में चल जाएगा, ये आपका सबसे पहले तो आप इसको 2 बार में ले जा सकते हो, 77.5 का 2 बार में, 2 बार में कितना जाएगा, 77 का 2 बार में हो जाता है 154, और 0.5 का 2 बार में 1, तो 155, तो 2 बार में हो गया 155, 217 माइनस 155 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 45 प्लस 17, दैट इज इक्वल टू 62, 62 का मतलब हो गया 620, तो 620 जो है यहाँ पे एक डिसमल लग जाएगा, तो 77.5 का मेरे हिसाब से 8 बार में हो जाना चाहिए 620, आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, इसे 77 का 8 बार में कितना होता है, 8 7 56 की 6 5 कैरी चला गया, दैट इज 616, और 0.5 का 8 बार में 4, तो 616 प्लस 4 620, तो ये पूरा 8 बार में चला जाएगा, तो 1% की वैल्यू हो गई 208, तो 100% की वैल्यू 100 इंटू 2.8 दैट इज इक्वल टू 280, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली ए सम ऑफ रुपीज 25,000 बिकम 36,000 आफ्टर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बोला जा रहा है कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे एनुअली 25,000 रुपए आपके 36,000 बनते हैं 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन अगर अपन होता तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिला उसको 2 से डिवाइड करके 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता,
कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट लगता है, इस वजह से अपन इस तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन को 2 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, 25,000 अपना 36,000 बना, तो 11,000 रुपए का इंटरेस्ट है। कितने पे? 25,000 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कितना हो गया? 25 का 4 बार में 100 और फिर 4 बार में 100, दैट इज टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 44% का मिला। यही अभी सिंपल इंटरेस्ट होता तो आप सीधा 2 से डिवाइड करके बोल सकते थे कि आपका 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अब आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी जिसको 2 साल कंपाउंड करने पे 44% बन जाए। तो यहां पे आप इसको ऑप्शन से कर सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट x% है तो 2 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाने का फॉर्मूला होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहां पे मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके चेक कर सकता हूं कि किस में 44 डिग्री आएगा। तो यहां पे आप देखिए 44 डिग्री जो है इसके आधे के नजदीक रहेगा। 44 का अगर आधा आप करेंगे तो 22 आएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो 22 के नजदीक रहेगी। आप कह सकते हैं 22 से थोड़ी कम ही रहेगी, 22 से ज्यादा भी नहीं हो सकती और 22 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 22 हो जाएगी तब तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके आधे से थोड़ी कम रहेगी, दैट इज 22 से थोड़ी कम रहेगी। तो मैं बोल सकता हूं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो आप इस फॉर्मूले में 20 की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो क्या 44 ही आ रहा है क्या। तो देखिए 2 इंटू 20 प्लस 20 का स्क्वायर 400 बटा 100, तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 4 44। तो मैं बोल सकता हूं कि पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी रहेगी 20%। और ये जो कुछ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जैसे कि 5%, 10%, 20%, इनका आपको 2 साल 3 साल का याद भी होना चाहिए कि 2 साल पे कितनी कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, 3 साल पे कितनी होती है, ताकि आप एग्जाम में आसानी से कर सकें। इन हिज करियर ए टेनिस प्लेयर वॉन 5 मैचेज, लॉस्ट 12 मैचेज एंड हैड 3 मैचेज एज ड्रॉ। द फ्रैक्शन ऑफ द मैचेज ही लॉस्ट इन हिज करियर। तो देखिए फिर से बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल मैच उसने कितने खेले, 5 जीते, 12 हारा और 3 ड्रॉ रहे। तो टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 3 20। तो टोटल मैच उसने 20 खेले। इस 20 में से 12 मैच को वो हार गया, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 12 बटा 20, दैट इज 4 से 3 बटा 5, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 3 बटा 5। इफ x बटा y इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहां पे आप देखिए अगर मैं बात करूं ऊपर नीचे x और y अपन को दे रखे हैं और सबकी डिग्री बराबर है। जब कभी भी इस तरीके से डिग्री बराबर होती है तो उस केस में अपन सीधा x को 4 और y को 5 डाल सकते हैं। वैसे तो देखिए ये डालना सही नहीं होता, लेकिन अपन क्यों डाल पा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं x को 4t और y को 5t मानता और फिर मैं डालता, क्योंकि जब कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है तो अपन क्या करते हैं कोई कांस्टेंट कोई वेरिएबल ले लेते हैं, ताकि अपन उसकी कुछ वैल्यू होगी जो भी हो ऊपर नीचे वो कट गया होगा, अपन ये मान के चलते हैं। तो मैं मान लू x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 5t। अब जब मैं x इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 5t इसमें डालूंगा तो t पूरे में कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक तरीके से वैल्यू x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5 ही डली, तो अपन सीधा डाल देंगे ये। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 5 डिवाइड 5 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड 7 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 5। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5 डाली। तो 5 चौको 20 प्लस 7 पंजे 35। यहां पे आप ऐसे कीजिए 5 से पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, बार बार लिखने से क्या फायदा। यहां भी देखिए 4 कैंसिल आउट हो रहा है अपना, ये 4 सब जगह चला जाएगा, इधर 2 बार में जाएगा। तो ये हो गया 4 प्लस 7 11 डिवाइड बाय 4 माइनस 7 माइनस 3 प्लस 6 प्लस 5 11 डिवाइड बाय 7 माइनस ये 5 इंटू 2 करेंगे 10 हो जाएगा और 7 माइनस 10 माइनस 3। तो ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स 11 माइनस 3, 11 बाय माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 22/3। ऑप्शन नंबर 1। 30 workers can build a bridge in 40 days. If 75 workers are to be assigned to complete the same work, then the number of days required will be। तो यहां पे आप देखिए बोला जा रहा है कि 30 आदमियों को काम करने में 40 दिन लगते हैं, तो 75 आदमी कितने दिन में काम कर देंगे। अब ऑब्वियस है कि अगर 30 आदमी को 40 दिन लगते हैं तो 75 को 40 से कम ही दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है जो 40 से बड़ा है, बाकी तीनों 40 से छोटे हैं,
तो फिर अपन ऑप्शन से नहीं चल सकते, क्योंकि बस एक ही ऑप्शन अपन एलिमिनेट कर सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन अभी भी अपने पास रहेंगे। तो फिर कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को? तो यहां पे देखिए, अपन बोल सकते हैं m1 d1 t1 डिवाइड बाय w1 इक्वल टू m2 d2 t2 डिवाइड बाय w2। यहां पे m का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्सन, d का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज, और t का मतलब होता है टाइम पर डे। टाइम पर डे अगर आपको नहीं दे रखा तो फिर उसको आपको नेग्लेक्ट कर देना है। और w का मतलब होता है टोटल वर्क डन। तो यहां पे आप देखिए 30 वर्कर, मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 30, और डेज दे रखा है 40 डेज। वर्क दोनों में बराबर है तो उसको मैं 1 मान लेता हूं, क्योंकि सेम ही वर्क है इधर उधर। दिस इज इक्वल टू m2। अब m2 कितना हो गया 75, डेज अपन से पूछा जा रहा है और वर्क दोनों में सेम है तो उसको अपन फिर से 1 1 मान लेते हैं। तो यहां पे देखिए ये 15 से 5 बार में, 15 से 2 बार में, और 5 से 8 बार में। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया 8 दूनी 16। इसका मतलब जब 75 वर्कर होंगे तो काम 16 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दे करिए। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और भी नए प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए आते रहेंगे। अभी कोई डेट तो आई नहीं एनटीपीसी की, तो जब तक डेट आती है तब तक मैं सोच रहा हूँ कि भैया लगभग 25-30 प्रैक्टिस सेट तो करा दूं। चलिए फिर देखते हैं कितने हो पाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।